नमस्कार। आज के इस सत्र में शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को समाज के उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, इसमें कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है? विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। नॉर्मल वर्क, प्रोग्रेसिव वर्क, कंजर्वेटिव वर्क और रिएक्शनरी वर्क। तो समाज का जो अपलिफ्टमेंट है, उत्थान है, यह प्रगतिशील कार्य करेगा, तो इसलिए इसका उत्तर बी होगा। किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता होते हैं। विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता हैं। विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम हैं। अब किसको स्वीकार नहीं किया जा सकता? तो पहला कि समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं विद्यालय, यह बात सही है कि समाज बदलता है तो विद्यालय भी उससे प्रभावित होता है। और बी भी सही है कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता हैं, एक पावरफुल एजेंट है सोशल चेंज के लिए। इसके थ्रू हम सोशल चेंज लाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता हैं, डिसइंटीग्रेशन के। तो डिसइंटीग्रेशन का कार्य विद्यालय नहीं करता है, तो यह इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और डी को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक प्रसार के एक माध्यम है यह। तो इसलिए इसका जो है कि किसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो सी को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसकी भावना के विरुद्ध कौन है? निजी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो निजी विद्यालय, जिसको हम लोग प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल भी कभी कभी कहते हैं, तो यह जो है वह इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन का उसके विरुद्ध है, क्योंकि इसमें जिसके पास पैसा अधिक होता है वह तो इसमें पढ़ सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा कम है वह इसमें पढ़ने में उसे दिक्कत है। तो इसलिए यह इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। हालांकि नवोदय विद्यालय में भी सभी को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, सभी को समान अवसर नहीं है, लेकिन नवोदय विद्यालय जो है वह डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पर करता है कि जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उसको अधिक वरीयता दिया जाता है, और जो मस्तिष्क से तेज है, जिसका दिमाग तेज है, आईक्यू हाई है, पढ़ने में तेज है, उसको अवसर दिया जाता है। तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता नवोदय विद्यालय में। जो भेदभाव अगर हम कहते हैं तो बस इतना है कि जिसकी आईक्यू या जिसका इंटेलिजेंस या जिसका पढ़ने में क्षमता ज्यादा है उसको अवसर मिलता है, लेकिन उसमें भी किसको? जो पिछड़ा हुआ इलाके से है, जो पिछड़े हुए समाज से है। तो यह समानता की भावना के विरुद्ध नहीं है, लेकिन निजी विद्यालय समानता की भावना के विरुद्ध है। यह पैसे के बल पर यहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। भाषा को सीखने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम ठीक है, कौन सा ऑर्डर सही है? तो भाषा को सीखने का जो क्रम है, इसमें हम बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले सुनना सीखता है, पहले सुनता है, सुन करके सीखता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो यह जो क्रम है, यह डी में हम पाते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। इसका आंसर डी होगा। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध उनको सुसंस्कृत बनाता है। तो संस्कृति में घुलने मिलने में, एसिमिलेशन में, तो यह तो सहायता करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में इसमें नहीं करता है, संस्कृति का विरोध करने में भी नहीं करता है, और उनको सुसंस्कृत बनाता है, यह बात भी सही है। ए और डी दोनों इसमें सही है, लेकिन जो इसका उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल है। वह मूल रूप से यह कार्य करता है
और हर एक परिस्थिति में यह कार्य करता है, इसलिए इसका जो आंसर हम कहेंगे वह डी होगा। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्लासरूम टीचिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, विद्यार्थियों को कुछ छुट्टियों के बारे में प्रशिक्षित करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को आसान बनाना। तो जो मुख्य उद्देश्य है वह बी और सी तो नहीं होगा। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना यह मुख्य उद्देश्य नहीं है, हालांकि यह एक उद्देश्य है लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो उद्देश्य बस इतना है कि जिस कक्षा में बच्चा है उसी को जो ज्ञान चाहिए, जो कौशल चाहिए उसको सिखाना है। और बी की छुट्टियों के बारे में प्रशिक्षित करना यह भी नहीं है, हालांकि अवकाश के लिए हम कुछ प्रशिक्षण करते हैं विद्यालय में, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना यह एक उद्देश्य होना चाहिए क्लासरूम टीचिंग का, और अधिगम को आसान बनाना, टू फैसिलिटेट लर्निंग, कंड्यूसिव बनाना एनवायरनमेंट को या लर्निंग को फैसिलिटेट करना, यह मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इसका जो आधिकारिक उत्तर है वह ए है, लेकिन इसका जो वास्तव में उत्तर होना चाहिए वह डी होना चाहिए, क्योंकि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य ही है कि अधिगम को आसान बना दिया जाए, लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाए, लर्निंग को सुगम बनाया जाए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, सुगमता पूर्वक सीख सके। इसीलिए तो टीचर होता है और क्लासरूम होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य मेरे अनुसार डी होगा, हालांकि आधिकारिक उत्तर ए है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा स्थगित किया गया है। किसको रोका गया है? आर्थिक दंड को, मानसिक उत्पीड़न को, मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक दंड दोनों को, अतिरिक्त कक्षाओं को। इसके पहले कि इसके उत्तर की खोज करें, कभी-कभी जो प्रश्न होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं और उस समय ट्रांसलेट करने में गड़बड़ी हो जाती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है उसको शारीरिक दंड कहते हैं। जो हम मारते पीटते हैं वह कॉर्पोरल पनिशमेंट है, और इसलिए यहाँ पर आर्थिक दंड के जगह पर हमें शारीरिक दंड समझना चाहिए, जिसमें मारपीट हम करते हैं बच्चों के साथ। तो मारपीट को स्थगित किया गया है, और मानसिक उत्पीड़न मेंटल हैरासमेंट इसको भी स्थगित किया गया है। तो दोनों को स्थगित किया गया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, बोथ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा आर्थिक दंड दिया जाए, विद्यार्थी को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, अध्यापक को नई विधियां प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बार-बार अध्यापक अभिभावक मीटिंग हो, फ्रिक्वेंटली मीटिंग होगा, इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अध्यापक को नई विधियां प्रयोग करने के लिए तो स्वतंत्र छोड़ देना ही चाहिए, और दीवार पत्रिका से भी इसका कोई संबंध नहीं है, इससे भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कहना चाहिए कि इन तीनों से BCD से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमेशा आर्थिक दंड, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है इंग्लिश हिंदी की, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर हम बार-बार देते हैं या कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं तो शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करने का सरल तरीका है, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, उपरोक्त सभी। खेल या जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज हैं या गेम्स स्पोर्ट्स हैं, यह इसके बारे में कौन सा चीज सही है, कौन सा हमारे दृष्टिकोण के अनुसार सही है? तो हमारे दृष्टिकोण के अनुसार भारी भरकम दिनचर्या के लिए आवश्यक नहीं है, यह बात हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, और समय नष्ट करने का भी तरीका हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। यह मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, यह साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, यह हमारे शारीरिक पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। एक अच्छा कक्षा अनुशासन है, एक गुड क्लासरूम डिसिप्लिन क्या है? तो गुड क्लासरूम डिसिप्लिन में अध्यापक की ओर सचेतता सहित पूर्ण शांति, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, विद्यार्थियों द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछना,
विद्यार्थियों का स्वाध्याय में व्यस्त रहना या होना। तो गुड क्लासरूम डिसिप्लिन किसको कहेंगे? तो पहला जो है अध्यापक की ओर सचेतता, मतलब ध्यान जो है बच्चों का वह अध्यापक की तरफ है, उनका अटेंशन टुवर्ड्स टीचर है और पूर्ण शांति है। इसको अच्छा कक्षा अनुशासन नहीं कहेंगे, यह डिसिप्लिन का सही तरीका नहीं कहेंगे। हालांकि पुराने तरीके में यह सही बैठता है, लेकिन आज की धारणा में यह सही नहीं है कि पूर्ण शांति ही अनुशासन है। दूसरा, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं तो ये निसंदेह यह अच्छी बात है। और सी की जहां तक बात है, कोई प्रश्न नहीं पूछना, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पूछने से डिसिप्लिन भंग नहीं होता है। और स्वाध्याय में व्यस्त रहना, तो यह भी कोई संकेत नहीं है। इसमें आंसर होगा बी कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, तो यह अच्छा कक्षा अनुशासन है। आंसर बी। प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है बच्चे की रुचि पर, पढ़ाई की कठिनता स्तर पर। तो जो शिक्षण है, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड करता है बच्चों की रुचि पर। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की रुचि को हम जागृत कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जहां तक रह गई बात की पढ़ाई की कठिनता स्तर पर, जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग है, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रभावी शिक्षण, क्योंकि इसका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आंसर ए। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करता है, वह विद्यार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है, वह बच्चों से प्रश्न पूछने में सहायता करता है। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो कब होगा? तो ए से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री, इंस्ट्रक्शनल एड्स का प्रयोग करता है तो निसंदेह प्रभावी होगा, उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। और विद्यार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है, उसको मास्टरी प्राप्त करने में सहायक होता है। तो मास्टरी प्राप्त करने में सहायक तभी होगा जब वह प्रभावी होगा। जहां तक डी की बात है, तो यह बहुत ज्यादा संदर्भ यहाँ पर नहीं रखता है। इसका जो आधिकारिक उत्तर है वह बी है, लेकिन मेरे अनुसार सी भी हो सकता है। हालांकि लॉजिकल अगर बात करें तो बी ज्यादा सही है, क्योंकि जब हम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे और वो भी अच्छे सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो शिक्षण जो है वह ज्यादा प्रभावी होगा और निपुणता प्राप्त करना उसका परिणाम होगा। तो एक दृष्टिकोण से बी सही है, और दूसरे दृष्टिकोण से कि निपुणता प्राप्त करने में सहायक अगर कोई है तो उसमें वो सहायक सामग्री प्रयोग कर सकता है, और भी जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका प्रयोग कर सकता है। तो यह ज्यादा हॉलिस्टिक है। तो एक अर्थ में बी ज्यादा सही है और दूसरे अर्थ में सी ज्यादा सही है। दोनों ही मेरे अनुसार सही हो सकते हैं। तो यह आप पर निर्भर है कि आप किसको सही मानते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का विश्लेषण किया, आंसर समझने का प्रयास किया। आशा है आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यहाँ तक देखा आपने, सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।